तो राजधानी में ग्लोबल जाट समिट चल रहा है। राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में यह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस समय मौजूद है। जाट समाज के प्रोत्साहन सुधार के लिए यह समारोह किया जा रहा है। सीधा चलते हैं। उसमें किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। जिन्हें एमएसपी से किसानों की जो डिस्ट्रेस सेल है वो चाहिए और किसानों को कम दाम पे उनका माल खरीद के फिर बड़े दाम पे बेचने के लिए जो बैठ गए बाजार में। एक अडानी का तो 500 एकड़ में गोदाम बन गया उसमें पानीपत में, जब तक पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ। तो आप ये बताओ उसको क्या फायदा होगा अगर एमएसपी हट गई। पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि सरकार और नो सरकार एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनेगी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता। पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता है, रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकता है, गमी में भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फायदा है? जीत करके बैठ गए हो आप। भाई आप बैठाओ, सामने बात करो, आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। आपके किसान हैं, इतने बुरे हाल में रहते हैं, इतने बुरे हाल में खेती करते हैं, उनकी एक छोटी सी बात मान लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपका काम चल जाए चली। तो मैं बहुत लंबा हो गया अब इस सब्जेक्ट पे, मुझे बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि ये जो अखबार वाले हैं ये ऐसा कुछ कर देंगे। एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एजुकेशन का देश में ये हाल है। मैं मिनिस्टर रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। एक आपके यहाँ के मिनिस्टर थे जो गवर्नर हो गए, मेरे अच्छे दोस्त हैं, जगदीप जी। वो मेरे नीचे डिप्टी मिनिस्टर थे। मैं वीपीसी का स्टेट मिनिस्टर था और वो डिप्टी मिनिस्टर थे। तो वो मेरे पास एक दिन आए कि अभी मेरा महकमा बदलवा दो। मैं कहा क्यों? कहने लगे मैं जाता हूं तो चौधरी लोग कहते हैं कि क्या महकमा है ये? पार्लियामेंट्री अफेयर्स था वो। मेरे लोगों की तो समझ में नहीं आता क्या है। तो मैंने कहा जनवरी में गारंटीड बदलवा दूंगा, और सरकारी चली गई नवंबर में। ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होकर मैंने ही देखा कि देश की संसद में पिछले 70 साल तो नहीं हुए, संसद को तो कम ही साल हुए हैं, एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं हुई। बजट पास होता है तो बहुत महकमों पे बहस होकर तब पास होता है, लेकिन शिक्षा का बजट बाकी जो 6, 7, 8 महकमे रह जाते हैं उनके साथ क्लब करके, इकट्ठा करके और बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना कहते हैं। तो शिक्षा के बजट को पिछले जब से संसद है तब से आज तक गिलोटिन किया गया, कभी उस पर बहस नहीं हुई। और आज तक 6% बजट के टोटल का 6% से ज्यादा उस पर खर्चा नहीं हुआ है। और नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिससे 170, 160, 100, 110 इतने नोबेल प्राइज विनर हैं। अमेरिका की 7-8 यूनिवर्सिटी हैं और हिंदुस्तान में कितने नोबेल प्राइज विनर हैं? 11 हैं, जिनमें 6 विदेश में हैं। एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो शिक्षा के बूते पे 5 आदमी भी हमने ऐसे पैदा नहीं किए जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता, क्योंकि हमारी शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं। हमारी शिक्षा की क्वालिटी कैसे हो? हम तो 6% से ज्यादा खर्चा ही नहीं करते हैं। और एक मैंने वो जिक्र किया आपको कि वो यहां क्या 14 तल्ले का मकान रखेंगे, एक
उसके क्या बोलते हैं, एक एक मंजिल पे कुत्ते रहेंगे, एक पे चाबियां रहेंगी, एक पे ड्राइवर रहेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए एक धेले की चैरिटी नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े लोग, लॉर्ड गिल्डॉफ है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, अपनी सारी आमदनी दे देता है एजुकेशन के लिए, अपने लिए, अफ्रीका के गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जहां जहां दुनिया के राज्याध्यक्षों की मीटिंग होती है, वहां जाकर उनसे कहता है 2 पैसा मांगता है। ऐसे ही लेवी है, लीवी करके है, ये दोनों संगीतज्ञ हैं। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, इसने अपने पूरी दौलत का करीब करीब 90-95% दान में दे रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैसे वाले हैं, लड़की की शादी में चेक से 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और बिना चेक कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा लो। ये करेगा, लेकिन 1 पैसा सिपाहियों को या हमारे इनको शिक्षा वालों को, हमारी संस्थाओं को दान नहीं देगा यहाँ का। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इनको तुम क्यों सेठ मानते हो, इनको तुम क्यों बड़ा मानते हो, तो सड़े हुए आलू की बोरी हैं, ये तो नहीं। इनका सम्मान ही मत करो समाज में। समाज में उसका सम्मान करो जो अपने हिस्से का दूसरे के लिए दे। जो यहां दान देता है, नाम बुलवाता है, उसका सम्मान करो। अपने घर कोई लिए बैठा, हमसे क्या मतलब है। तो कुल मिला के मैं बहुत लंबा बोल गया, इतना मुझे बोलना नहीं चाहिए था। और ये अखबार वाले अब इसको 1 हफ्ते का मामला बना देंगे, पता नहीं क्या है। और मैं जब भी यहाँ आता हूँ या बोलने भी चलता हूँ, मेरे सब वेल विशर ये कहते हैं कि थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के, क्या हो जाएगा भाई। मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ, मेरे पास जो है उसे खोने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूं। लेकिन मैं अपनी आत्मा, अपना सोच, अपने कमिटमेंट को कभी नहीं छोड़ सकता। चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनके सानिध्य में क्या, मैं तो कहूं कि चरणों में बैठ के काम किया। एक ही बात कहते थे, उनकी बहुत सारी बातें जो याद रखनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे कि अपने वर्गों के सवाल पे कभी समझौता मत करो। अपने वर्गों के सवाल पे जो तुम्हारे पास हो उसे छोड़ने के लिए तैयार रहो, लेकिन समझौता मत करो। बहुत सी उनकी कोशिशें एक हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली, एक किसान को एक निगाह अपने खेत पे और एक दिल्ली पे रखनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। तो बहुत बातें थी जिसमें ये खास थी कि अपने वर्गों के हितों पे कभी कोई समझौता मत करो। तो मेरा भी वही एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो हराए जा रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा हो और हम अपना पद लिए बैठे रहें। तो इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं। टिकैत का लड़का जिस रात रोया है, रोते ही कई हजार आदमी उसके घेर पे पहुंच गया। और अगले दिन वहां पंचायत थी। मैंने 11 बजे रात को किसी बड़े नेता को जगा के कहा कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको आज मत गिरफ्तार करो। वो मेरे से सहमत थे। उन्होंने कहा कि हाँ, कल की पंचायत में हिंसा हो जाएगी। मैं कहा हिंसा नहीं चाहते हो तुम? उन्होंने कहा तुम सॉर्ट आउट करो इसको। मैं कहा मैं कर दूंगा, मेरी एक शर्त है कि क्या कि इसको आज मत गिरफ्तार करो, कल कर लेना। आज ये जो रोया है इसका असर चला गया नीचे तक। सबसे पहले जींद जिले के लोग सड़क पे आए। तो ये पता नहीं कहां तक बात जाएगी। तो वो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। 1 मिनट में मान गए। उन्होंने कहा मैं भी सब फोर्सेस को वापस बुलाता हूं, तुम उसको को मेरे से बात कर ले। उसने फौरन फोन किया, बात होगी। उन्होंने कहा अपने भाई को कहना पंचायत में कोई हिंसा नहीं होगी। उसने कहा कि मेरी गारंटी ये नहीं होगी।
और वो बाहर है, उस दिन से आज तक गिरफ्तार तो नहीं हूं। तो असली बात यह है कि जो ऐसे मौके होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो किसानों के पक्ष के हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक आध आदमी के सर में ताकत इतनी घुस गई है कि उसको जमीन नहीं दिखती। लेकिन हमारे गांव में कहते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा। किसी ना किसी दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि ये गलत है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगी ये बात समझ में। और किसान दिल्ली से हार के नहीं आएंगे, उन्होंने भी तय कर रखा है कि हम इस काम को पूरा ही करके जाएंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, वो जीत के आएंगे, कामयाब होके आएंगे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक और दिलचस्प बात बताता हूं इस देश की। यहां ये प्रचार होता है, ये तो 3 स्टेट का झगड़ा है सिर्फ, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का कुछ नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ टुकड़ा और वेस्टर्न यूपी का कुछ टुकड़ा। वो गलत फहमी में है। जब ये किसानों ने बंद की कॉल दी तो मैं उसके अगले दिन मेघालय गया था, तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान भी बंद कर रहे थे। आप अंदाज लगाओ, जब मेघालय का किसान भी इनके साथ है तो ये देश में अकेले कैसे हैं। ग्वालियर से मुझे किसान जो मेरे जानने वाले हैं उनके फोन आए कि हम आ तो सकते नहीं हैं यहाँ, लेकिन आप ये बता देना कि हम इनके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं है। और मीर साहब, ये पैसे तो आते जाते हैं, इनकी मदद करो और इनको ये अगर नेक काम में लगेंगे तो उसके अच्छे नतीजे होंगे, आपकी औलाद का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। मैं बहुत समय आपका ले दिया जो उचित नहीं था। एजुकेशन के बारे में बहुत चीजें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन अब मौका नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एजुकेशन बहुत इग्नोर्ड है देश में, उसमें कोई तवज्जो नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, नोबेल प्राइज की तो छोड़ो, वैसे भी नहीं है, और बढ़िया कॉलेज भी नहीं है अपने यहाँ दुनिया के लेवल पे अगर देखेंगे तो। और दुनिया एजुकेशन को कितनी तवज्जो देती है वो अपने यहाँ सरकार तवज्जो भी नहीं। हमारे यहाँ तो सरकारें नई पार्लियामेंट बनाने पे खर्चा कर रही हैं। नई पार्लियामेंट के बजाय कोई बढ़िया वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाओ तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं और हम पे एक ही हथियार बचा है, ये आखिरी, क्योंकि ना बंदूक से लड़ सकते हो ना लाठी से, एजुकेशन से लड़ सकते हो। अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दो, फिर आपके बच्चे कहीं नहीं पीछे। आरक्षण आपको हो चुका है, इसी आरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में आपके बच्चे निकल जाएंगे, और जब वो डीएम, एसएसपी और अफसर होके बैठेंगे तो आपकी तो जय जयकार हो जाएगी, फिर क्या चाहिए आपको। लेकिन मैं फिर दोहराऊं, आप ये जो काज करना है, और मेरा एक साथी था, वो आया एक दिन कि जी कर्जे में हो गया। मैं क्यों? कहने मेरा बाप मर गया था पिछले महीने, गांव वालों ने बिठा के 40 गांव की चिट्ठी पढ़वा दी। मैं कहा फिर? कहने जी बहुत पैसे खर्च हो गए। मैं क्यों? तेरा बाप इससे सूरजमल बन गया क्या? जी ना। मैं कहता लो ये काम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन्होंने, दहेज छोड़ दो। राजस्थान की तो महिलाओं से हाथ जोड़ के कहता हूँ ये सोने का, यहाँ तक के सोने का चलन छोड़ दो। ये सारी चीजें छोड़ के सारा पैसा बच्चे की बढ़िया से बढ़िया तालीम करने में लगा, इसे बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। जब वो पढ़ के वहां से निकलेगा तो वो इतना ताकतवर होगा कि जिनसे आप डरते डरते थे वो उससे डरने लगेंगे, वो उसे सलाम करेंगे। तो मैं बहुत कई बार कह भी लिया है मैंने कि मैं बहुत लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि सब भूखे बैठे हैं दोपहर का खाना छोड़, और मैं
आपने ऐसे काम पे लगा दिया हूँ कि बहुत माफी चाहता हूँ। फिर कभी आऊँगा और मैं आता रहूँगा आपके संस्थान में। और आज के लिए इतना ही काफी, कोई अंत नहीं है, मैं फिर आऊँगा, ठीक है। और अगली बार शायद मैं गवर्नर ना रहूं तो और खुल के बोल दूंगा। आप सभी लोग व्यवस्थित रूप से विराजे। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन के साथ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा